हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एसएपी एफआईसीओ सेशंस। ओके, बड़े दिनों बाद मैं इसमें रिकॉर्डिंग करने का टाइम मेरे को मिला है। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना एफआईसीओ का सेकंड पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट तक हमने प्रॉफिट सेंटर, जीएल एंट्रीज, यहाँ तक पूरा एक बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कर लिया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट लेवल पे। तो सबसे पहली चीज फाइनेंस में क्या होता है भाई कि जिनको हम सामान बेचते हैं, जैसे सामान हम लेते हैं, तो ये अकाउंट्स क्रिएट करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अकाउंट पेएबल एंड अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है। सो अकाउंट पेबल कौन से अकाउंट्स होते हैं? जहां पर हम पेमेंट करते हैं। ठीक है। सो इट अकाउंट पेबल, ठीक है, एंड अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है। तो अकाउंट पेबल में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है हमारी सारी वेंडर्स को लेके, कि भाई वेंडर को बनाने के लिए हमें हमें कौन कौन से अकाउंट चाहिए होते हैं वेंडर, और रिसीव पे हमारा कस्टमर अकाउंट्स। ठीक है, कस्टमर क्रिएट करना है तो उनके लिए। तो ये एंड यूजर वाला पार्ट हो गया जो हम करेंगे। पहले थ्योरी करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद हम उसका एंड यूजर दोनों क्रिएट करके भी दिखाएंगे। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वेंडर भी क्रिएट कर लेट से, फिर उसका एक अलग से बना देंगे वीडियो, या फिर एक ही के अंदर ऐड कर दूंगा। सो देखो, यहाँ पर हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? वेंडर क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहे हैं? कस्टमर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो कस्टमर क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए? ठीक है। तो उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है वो हम सारा यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? वो होता है आपका डिफाइन वेंडर ग्रुप। ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे कितने भी टाइप के आपके जो वेंडर्स होते हैं, वो वेंडर्स हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे जो वेंडर हैं, लेट्स से वेंडर एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है। सो क्या हो जाएगा? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने चार्ट पे कोड दिया, GDOM, जीडोम हो गया, और हमारे जी इंपोर्ट वेंडर्स हो गए, हमारा जी वन टाइम वेंडर हो गया। ठीक है। तो आपके यहाँ पर अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक है। तो दैट इज डोमेस्टिक वेंडर। ठीक है। या तुम्हारा इंपोर्ट वेंडर, आपका वन टाइम वेंडर। सो व्हाट आर वन टाइम वेंडर? कि ऐसे वेंडर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक वेंडर है डोमेस्टिक, जिससे हमें सारा सामान लेते हैं, और किसी अनफॉर्चुनेटली रीजन के हिसाब से कि भाई हम वो हमें हमें इस समय प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, या फिर हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए कि वो अकेला नहीं कर सकता, तो फॉर वन टाइम हम एक ऐसे वेंडर को ले रहे हैं जिससे हम सामान करेंगे, तो दोबारा परचेस नहीं कर रहा। तो इस तरह का अगर कोई एक वेंडर है तो वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। तो दैट इज वन टाइम वेंडर हो गया। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो वेंडर्स होते हैं, वो वेंडर हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर? तो सबसे पहली चीज होती है वो होती है हमारे को वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करना, कि कितने टाइप के हमारे पास वेंडर होते हैं। सो अगर हम यहाँ चलें, जहां पर हम इसे करते हैं, ऐसे कि रेफरेंस IMG एंड अंडर हियर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड हियर अकाउंट पेबल अकाउंट रिसीवेबल। तो सबसे पहले वेंडर अकाउंट्स पे हम जब जा रहे हैं, तो मास्टर डेटा, अंडर मास्टर डेटा यू हैव ऑप्शन प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग वेंडर मास्टर डेटा। और उसके अंदर क्या चीज आ गई हमारी? सी, ये तीन ऑप्शन है। स्क्रीन लेआउट पर एक्टिविटी वेंडर्स, स्क्रीन लेआउट पर काउंट कंपनी कोड, अकाउंट ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट वेंडर्स। अब जब ये बनाओगे तो इसमें एक प्रॉपर चीज आएगी, ये कंपनी कोड के स्पेसिफिक के हिसाब से बनेगा, और आप कोई एक्टिविटी करते हो वेंडर की, उसके हिसाब से अगर लेआउट बनाना है तो बेसिकली नॉर्मली ये यूज होता है। और अगर इसका आपको ट्रांजेक्शन कोड चाहिए तो यहाँ से आप इसका ट्रांजेक्शन कोड भी देख सकते हो। इसका ट्रांजेक्शन कोड क्या है? OBD3। ठीक है। OBD3 इज ए ट्रांजेक्शन कोड। ठीक है। ये इसका ट्रांजेक्शन कोड है। यहाँ पर जाके आप वेंडर क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूं और मैं न्यू एंट्री में क्लिक करूं, तो इस तरह से आपके पास पेज आएगा। मैं स्क्रीन लेआउट ले लेता हूँ और ये कट करके यहाँ पर डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है ना?
जब भी आप कोई वेंडर बनाओगे, आपको वो 4 डिजिट का कोड देना पड़ेगा। अब देखो 4 डिजिट मैं बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि 4 डिजिट का देना है। मैंने अल्फाबेटिकल लिया है, ऐसा नहीं कि आप न्यूमेरिकल नहीं ले सकते। आपको ब्लूप्रिंट फ़ॉलो करना है। यहाँ पर आप वो 4 डिजिट का कोड डालोगे, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ डालोगे, वो वन टाइम अकाउंट है या नहीं है, वो इस टिक से डिसाइड करेगा। मैं वन टाइम वेंडर लिख तो दूँ, बट मैंने यहाँ पर टिक मार्क नहीं किया, तो वन टाइम वेंडर नहीं होगा। इससे क्या होता है, जब आप इसमें टिक मार्क करते हो, तो सिस्टम ट्रीट करता है इस ऑप्शन से लेके जो भी ये वेंडर ग्रुप हमने बनाया होगा, उस वेंडर को टाइप को लेके जो हम वेंडर बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल XKN1 एंटर, सॉरी XK01, ठीक है। तो जब भी हम वेंडर बना रहे हैं, तो वेंडर बनाते वक्त क्या कर रहे हैं, अकाउंट ग्रुप चूज कर रहे हैं। तो जिस भी अकाउंट ग्रुप को लेके आप वेंडर बनाना चाहते हो, अगर डोमेस्टिक वेंडर बनाना चाहते हो तो डोमेस्टिक वेंडर लोगे, ठीक है। सो ये आ गया। तो यहाँ पर अकाउंट ग्रुप आपको बनाना है और ये क्लिक किया, तो ये जो भी जैसे मैंने यहाँ पर वन टाइम वाला बनाया और ये टिक मार्क किया है, तो उससे जो भी हम वेंडर बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर वेंडर बनाया एक वन टाइम वेंडर से, तो वो जो वेंडर होगा फॉर ओनली वन टाइम, उससे हम एक ही बार परचेज कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द रीजन ऑफ वन टाइम वेंडर। अगर आप बनाना चाहो तो ये वन टाइप का होता है। अब हमारे ये वेंडर बन गए, इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आएगी आपकी, कि भाई आपका क्लाइंट चाहता है कि भाई ये जो वेंडर है इनको हम कैसे पहचाने, तो इनकी नंबर रेंजेस, ठीक है, कि डोमेस्टिक वेंडर है, इंपोर्ट वेंडर है, तो इजीली उनके नंबर से मालूम पड़ जाए हमें कि भाई ये वेंडर कौन सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज इज टू डिफाइन नंबर रेंजेस, नंबर रेंजेस फॉर वेंडर अकाउंट ग्रुप, ठीक है। कोड क्या है, XK01, ठीक है। ये कोड है नंबर रेंज क्रिएट करने का। तो नंबर रेंज हम बना सकते हैं, तो नंबर रेंज क्या क्या हो सकती हैं आपके, यहाँ पर हम चलते हैं सी, तो वी हैव नंबर रेंज हियर, क्रिएट नंबर रेंज, XKN1 इज अ ट्रांजैक्शन कोड। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, इंटरवल पे क्लिक करना है, तो इस तरह से आपको नंबर रेंज बनानी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल ये नंबर रेंज है, मैंने 3 नंबर रेंज बनाई, #1 #2 #3। तो अब नॉर्मली ये नंबर रेंज ऑलरेडी कोई यूज कर चुका है, और यहाँ पर इतनी आईडी डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुकी हैं, 101 से लेके टोटल 35 आईडीज, 36, हाँ 35 आईडी यूज हो चुकी हैं, यहाँ 45 आईडी यूज हो चुकी हैं, 55 आईडी यूज हो चुकी हैं, ठीक है। सो ये एनआर स्टेटस टेल्स अस कि कितनी आईडी जा चुकी हैं, ठीक है। ये रेंज आपको बनानी पड़ती है। मैं स्क्रीन शॉट लेके वहां पर पिक कर देता हूँ, तो हम ये पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी नंबर रेंज तो हो गया, 2 डिजिट का कोड आपको देना है, जो नंबर रेंज ब्लूप्रिंट में दी है वो आपको मेंशन करनी है, डोमेस्टिक की जो भी आपको यहाँ पर बनानी है। एनआर स्टेटस के बारे में बता दिया कि ये लास्ट यूज्ड आईडी बताता है आपको, बट यहाँ पर एक एक्सटर्नल वाला ऑप्शन है। देखो नंबर रेंज एसएपी के अंदर दो तरह की होती हैं, एक होता है आपका इंटरनल नंबर रेंज एंड एक्सटर्नल नंबर रेंज। देखो अगर आप एक्सटर्नल पे टिक मार्क कर दोगे, तो उससे क्या होगा, सिस्टम मैन्युअली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। जब भी कोई बंदा वेंडर क्रिएट कर रहा होगा, सपोज करो यहाँ पर आके कोई आएगा, तो उसको यहाँ पर मैनुअली नंबर देनी, आईडी देनी पड़ेगी, बट अपनी मर्जी से कुछ नहीं दे सकता। जो नंबर्स रेंज दिया है उसमें से एक आईडी देगा। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि भाई ये तो फिर हमारा फिर एनआर स्टेटस जो है वो क्लियर नहीं होगा ना। अब इस रेंज में से अगर मैंने एक्शन पे टिक मार्क कर दिया और यहाँ 35 दिख रहा है, तो मेरे को ये श्योरिटी नहीं है कि प्रॉपर 35 की 35 आईडी जा चुकी है, क्योंकि ये मैनुअल कोई भी कुछ भी दे सकता है उस रेंज में से, है ना। इसके बीच में से कोई सा भी एक नंबर दे सकता है ना। तो उस केस में अगर आपका क्लाइंट एक्सटर्नल आईडी क्रिएट रेंज बनाना चाहता है, तो उसमें उसके एंड यूजर को वो सारा डेटा मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई कौन कौन सी आईडी वो दे चुका है। और अगर हमने इसमें टिक मार्क नहीं किया, सिस्टम उसको इंटरनल नंबर रेंज ट्रीट करेगा और सिस्टम ऑटोमेटिकली रैंडमली एक एक करके इसमें से आईडी देता रहेगा। और जैसे एक्सटर्नल है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि भाई इतनी आईडी जा चुकी है, अब जो नेक्स्ट आईडी जाएगी वो 36 ही जाएगी, ठीक है। सो एक ये मेन डिफरेंस है इसके अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है कि नंबर रेंज अगर हमने बना लिया, तो उसके बाद उस नंबर रेंज को अपने जो हमने वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाया था उनको असाइन करना है। देखो नंबर रेंज बनाना, वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाना, बट सिस्टम को ऐसे मालूम पड़ेगा कि भाई ये इसकी आईडी रेंज कौन सी है, तो उनको आपस में असाइन भी तो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चीज, जो नेक्स्ट थिंग जो आती है, दैट इज असाइन नंबर रेंजेस टू
वेंडर अकाउंट ग्रुप, ठीक है, वेंडर अकाउंट ग्रुप्स के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर मैं यहीं से जो प्रॉपर ऑप्शन है उस ऑप्शन में जाके स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ देखो असाइन वाला ऑप्शन आ गया, सिंपल यहाँ क्लिक करना है। स्क्रीन यहाँ से कट कर लेते हैं। सिंपल करना कुछ नहीं है, आपको पोजीशन के अंदर जाना है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, अपना वेंडर अकाउंट ग्रुप सर्च करोगे, उसके आगे अपनी नंबर रेंज लगा दोगे। जैसे हमारी नंबर रेंज क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल के बेस बताया #1 #2 #3, तो दिस इज फॉर डोमेस्टिक, दिस इज फॉर इंपोर्ट, दिस इज फॉर वन टाइम वेंडर। तो आपको करना क्या है, पोजीशन पे जाके अपने वेंडर टाइप चूज करने, उनके आगे वो नंबर रेंज असाइन कर देनी है। उससे क्या होगा, जब आप यहाँ पर वेंडर क्रिएट करोगे, जैसे वेंडर डालोगे तो नंबर रेंज उसके हिसाब से निकल के आएगी जो हमने असाइन करी है। आपको अपना अपना कंपनी कोड देना है, अपना परचेस ऑर्गेनाइजेशन देना है और आपको वेंडर क्रिएट करना है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज इसके अंदर आती है, 3 चीज हमने क्रिएट कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आएगी दैट इज पेमेंट टर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हर वेंडर की वेंडर ग्रुप के हिसाब से अपनी अलग-अलग हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पेमेंट टर्म्स पे हम चलते हैं। यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। अब पेमेंट टर्म आपकी कॉमन भी हो सकती है। देखो ये एक ही ऑप्शन है। अब हम ये वेंडर अकाउंट को यहाँ से हटा के बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर आते हैं। यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर आके हमारा इनकमिंग इनवॉइस, यहाँ पर जाने के बाद हमारा आता है पेमेंट टर्म्स। ठीक है। यहाँ पर जाके हम कोई एक इसको क्लिक कर लेते हैं। तो ये एक पेमेंट टर्म का ऑप्शन है। ठीक है। मैं भी समझाता हूँ इसके बारे में आपको। आपको डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट टर्म्स बनानी पड़ेगी डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स के लिए। ठीक है। देखो कभी बार क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वेंडर्स आपने बना रखे, भाई मेरी ये वेंडर है, इनके संग मेरी पेमेंट की टर्म यही है कि इतने दिन में पेमेंट कर दूंगा, इतने दिन में पेमेंट करूंगा तो मेरे को इतना डिस्काउंट मिलेगा, है ना। वो सारी चीज यहाँ पर होती है। तो आपको यहाँ पर पेमेंट टर्म बनानी है, 4 डिजिट का कोड देना है, डे लिमिट की कितने दिन में पेमेंट होनी है। ठीक है। और अगर सेल्स वाला, देखो ये जो वेंडर, ये जो पेमेंट टर्म है ये दोनों के लिए, कस्टमर के लिए भी है, वेंडर के लिए भी है। तो ऊपर का जो टेक्स्ट डालोगे दैट इज फॉर सेल्स वालों के लिए, नीचे डालोगे वो वालों के लिए। बट आपको डालने की जरूरत नहीं है। सेल्स के लिए अगर बना रहे हो, मतलब कस्टमर के लिए बना रहे हो, तो ऊपर फिल करना है, यहाँ पर फिल करना है। और अगर आप यहाँ पर ये दोनों चीज फिल नहीं करोगे तो होगा क्या, सिस्टम यहाँ पर सारी चीज एंटर कर देगा अकॉर्डिंग टू जो आपके पेमेंट टर्म्स है, इसके हिसाब से डाल देगा। ठीक है। तो है होता क्या है, आपने यहाँ पर 4 डिजिट का कोड दिया, यहाँ पर अपना अगर नाम डालना चाहते हो नाम डाल सकते हो, डेली में डालो भाई कितनी दिन की लिमिट है पेमेंट करने की, और कौन कौन से टाइप के लिए है, सिर्फ वेंडर के लिए या कस्टमर के लिए है। ठीक है ना। अब बेस लाइन आपकी क्या है, फिक्स डे है कि भाई इतने दिन की पेमेंट करनी है, या फिर कोई एडिशनल मंथ है। ठीक है। और डिफॉल्ट फॉर बेसलाइन, जो बेसलाइन डेटा आपका डेट जो पिक कर रहा है वो कौन सा है, जिस दिन आप पोस्ट कर रहे हो सिस्टम के अंदर वो वाली डेट, या डॉक्यूमेंट के अंदर जो डेट मेंशन है वो डेट लेके आपको कैलकुलेट करना है पेमेंट डेट, या फिर एंट्री डेट हो गया। ठीक है। अब एंट्री जिस दिन एसएपी सिस्टम के अंदर आप एंट्री कर रहे हो, पोस्टिंग जिस दिन से कर रहे हो, डॉक्यूमेंट जो आपके पास डॉक्यूमेंट आया है, अब जो बिल आया है उस बिल के अंदर डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से आप वो दिन काउंट कर रहे हो। ये वो चीज होती है। अगर आपको पेमेंट ब्लॉक करना है, पेमेंट मेथड बनाना है, देखो ब्लॉक तो अभी नहीं करेंगे जब हम नया बना रहे हैं। अगर बाय चांस इस वेंडर को या कस्टमर को आपको ब्लॉक करना है फॉर पेमेंट एंड ऑल, तो यहाँ से आप वो चूज करके यहाँ टिक मार्क कर दोगे, पेमेंट के लिए ब्लॉक हो जाएगा। और पेमेंट मेथड आप यहाँ चूज कर सकते हो, भाई इसको पेमेंट कैसे जानी है, आपकी कैश के थ्रू जानी है, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो पेमेंट करने के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अब कंट्री वाइज है, हम इंडिया में आएंगे तो इंडिया के अंदर इतने सारे पेमेंट मेथड बने हुए हैं। ठीक है। अभी हम पेमेंट मेथड आगे जो बैंक का हमारा बैंक क्रिएशन आएगा उसमें सारी चीज ऑप्शन आएंगे, जैसे चेक पेमेंट, बैंक पेमेंट हम बनाते हैं, सारा आएगा। बट यहाँ पर सारे हैं, बैंक ट्रांसफर हो गया तो ये चूज कर लो, आरटीजीएस है तो ये चूज कर लो, आपको अकाउंट्स यहाँ पर चूज करने होते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर हम चूज करेंगे और प्लस अब यहाँ पर आता है, देखो पेमेंट अगर आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो फिर आपको ये वाले ऑप्शन भरने फिल नहीं करने होंगे, क्योंकि या तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो या तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट, क्योंकि ये डिस्काउंट है। ये क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई अगर मैं 10 दिन के अंदर पेमेंट करता हूं तो मेरे को 0,5 इतना डिस्काउंट मिलेगा, और अगर मैं 15 दिन के अंदर पेमेंट करता हूं तो मेरे को 0,25% का डिस्काउंट मिलेगा, इंस्टेंट डिस्काउंट, मेरे जो बिल के ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद फिर मैंने 30 डेज डाल दिया भाई, 30 दिन के 15 के बाद 30 दिन के अंदर पेमेंट कर रहा हूं तो जितना बिल है मेरा उतना ही जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम एंट्री करेंगे तो ये होता है, या तो ये या तो ये इंस्टॉलमेंट होगी तो फिर डिस्काउंट किस बात का, है ना। तो अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकता है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर डेटा फिल नहीं करोगे। अगर इस तरह इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं हो रही है तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं, वेंडर से हमारी एग्रीमेंट हो सकता है। जैसे मैंने अपने वेंडर से एग्रीमेंट किया कि भाई इतने दिन में पेमेंट कर दूंगा तो कितने डिस्काउंट दे सकता है ना, क्योंकि अमाउंट तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे तो पेमेंट बहुत हैवी होती है। वो चीज हो गया। एंड कस्टमर के संग भी। अब अगर कस्टमर वेंडर
आपके पास ऐसी कैटेगरी है कि कुछ कस्टमर और कुछ वेंडर सेम ही पेमेंट मेथड यूज कर रहे हैं, तो आप ये बना सकते हो। आप कुछ वेंडरों का अलग से बना सकते हो, ग्रुप ऑफ वेंडर्स का अलग से बना सकते हो, जितने आपके टाइप ऑफ पेमेंट और वेंडर आपका होगा। तो अब बेसिकली है क्या चाहिए, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वेंडर के संग जो डील करेगा, उस डील के हिसाब से आपको पेमेंट टर्म्स बनानी है और अपने वेंडर को असाइन करनी है। जब हम एंड यूजर वाला पार्ट करेंगे, उसके अंदर ये सारी चीज उठ के आएंगी। ठीक है, सो पेमेंट टर्म, और ये देखो आपको मेरे को कस्टमर टाइप जब हम बनाएंगे, कस्टमर का अकाउंट रिसीवेबल जो हम बनाएंगे, तो उस केस में फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सेम ही है, मतलब इसी ऑप्शन के अंदर आना है, इसी के अंदर आगे हमें करना है। ठीक है ना। सो एक ये हो गया, प्लस एक है आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट, है ना। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट ये होता है भाई, पेमेंट टर्म मैंने बनाया 1 2 3, पहले 30%, 40%, 30%, फिर यहाँ पर अपना पेमेंट टर्म्स मिला दिया। एक यहाँ पर नया बनाना, उसके संग अपना जो हमने वहां पर बनाया था उसको असाइन करना है। सो ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट अगर होता है तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है। सो जब हमारे ये पांचों स्टेप्स हो जाएंगे, पेमेंट टर्म भी हो गया, हमारा इंस्टॉलमेंट वाला भी हो गया, अब एक चीज है कि हमारे वेंडर के लिए वेंडर रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाते हैं, जीएल अकाउंट। तो जीएल अकाउंट कैसे बनाएंगे, FS00 एंटर। यहाँ पर अगर हमें दिख जाए, रुक जाओ, इन्वायरमेंट, वेट, ठीक है। इस ऑप्शन से क्या होता है, FS, तो यहाँ पर हमने जितने भी बनाए वो दिख जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, वेंडर हमने एक बनाया, तो ये आपके रिकंसिलिएशन अकाउंट। तो आपको जो हमने जीएल अकाउंट्स बनाए थे वेंडर वाला, उसमें से एक अकाउंट है, जब एंड यूजर वाला करेंगे पार्ट, उसके अंदर मैं सारा बना के दिखाऊंगा आपको। बट आपको इस तरह से एक रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाना है। हमने वेंडर का बनाया, इंपोर्ट का बनाया, ऐसे वन टाइम वेंडर का रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाएंगे। मैं यहाँ पर एक इसको ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। ठीक है, वेंडर रिकंसिलिएशन अकाउंट। ओके, तो ये बहुत जरूरी है। इसके बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर सारे हमारे ये जीएल अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। ये बनाएंगे किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, बैलेंस शीट अकाउंट है, उसका नाम, उसका शॉर्ट टर्म INR, वेंडर का, ये देखो, ये जो चीज है रिकंसिलिएशन अकाउंट फॉर अकाउंट टाइप। देखो हमने बहुत सारी चीज यूज करी है, बट जब हम रिकंसिलिएशन अकाउंट बना रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमें चूज करना है। रिकंसिलिएशन अकाउंट कब कब बनाएंगे, एसेट्स के बनाएंगे, कस्टमर्स के बनाएंगे, वेंडर के बनाएंगे। तो जब भी आप किसी का रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाओगे, तो यहाँ पर आपको वो चूज सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये वेंडर है, तो वेंडर चूज किया, फिर यहाँ पर आपका रिकंसिलिएशन अकाउंट का हमने फील्ड स्टेटस ग्रुप ले लिया। ठीक है। सो ये है एक पूरा थ्योरेटिकल, एक वेंडर क्रिएट करने के लिए ये सारी चीज हमें क्रिएट करनी पड़ती है। इवन देखो, मेरे को कस्टमर के लिए बनाने बताने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ये आप जाओगे, ये कस्टमर, क्योंकि सारे स्टेप यही हैं, बस ट्रांजेक्शन कोड डिफरेंस हो जाता है, जैसे OBD2। ये जो ट्रांजेक्शन कोड है, ये किसके लिए है, जब हम यहाँ चलते हैं SPRO और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखो सारे सेम है, अलग से नहीं बताने की जरूरत पड़ती है आपको। यहाँ जाएंगे, सॉरी, अकाउंट रिसीवेबल। अब कस्टमर अकाउंट्स के अंदर आप जाते हो, तो वहां पर भी सेम ही ऑप्शंस है, मास्टर डेटा हो गया, प्रिपरेशंस हो गया, बस ट्रांजेक्शन कोड अलग है, पेज भी बिल्कुल सेम है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो सेम न्यू एंट्री में वही पेज आता है, इसी तरह से जैसे वहां पर हमने किया। बट एक चीज है, देखो फील्ड स्टेटस, यहाँ से हम फील्ड जब वेंडर क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारी फील्ड आती है ना, तो उन सबको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड हमें चाहिए। जैसे जनरेट एड्रेस के अंदर लेट से मैं चाहता हूँ कि भाई ये वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो अब मैंने ये टिक मार्क कर दिया। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो वेंडर टाइप है, जिसको हम चूज करके आए, उस वेंडर टाइप को बनाते हुए वो वाली फील्ड नहीं आएंगी। तो ये आपको फील्ड्स कंट्रोल करने के ऑप्शन है। ये कंपनी कोड का है, ये सेल्स का डेटा है, या जनरेट है, क्योंकि ये बेसिकली आपका सेल्स को लेके है। अब वेंडर में हम जाते हैं, तो वेंडर में यहाँ पर प्रोक्योरमेंट डेटा होता, परचेस डेटा होता। ठीक है। तो वो फील्ड, जैसा फील्ड स्टेटस ग्रुप में हम फील्ड को हाइड अनहाइड करते थे, सेम यहाँ पर भी वही चीजें हैं। ठीक है। सो बस ट्रांजेक्शन कोड आपके चेंज हो जाते हैं। मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ आपको, सी,
तो वो उसका OBD3 इसका क्या है OBD2 सेम। उसका XKN1 नंबर रेंज बनाने का था, इसका XDN1। उसका OBAS था असाइन करने का, इसका OBAR। इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारी चीज सेम है। ठीक है, GL वैसे ही बनाना है, पेमेंट टर्म सेम वैसे ही बनेगी, बस टेबल्स अलग है, कॉन्सेप्ट एक ही है। सो गाइस, दिस इज द थ्योरेटिकल फॉर SAP FICO अकाउंट पेबल एंड अकाउंट रिसीवेबल। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दैट इज प्रैक्टिकल ऑफ दिस, एंड थर्ड वीडियो बिलोंग्स टू आपका कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो एंड यूजर टास्क जो हम करते हैं उसको जो कॉन्फ़िगरेशन करी है हमने वो सही वर्क कर रही है नहीं कर रही, वो चीज करते हैं। ठीक है, सो दिस इट फॉर टुडे गाइस। I hope you like this video. So guys, please do like, subscribe my YouTube channel and share into your spam. Okay, bye bye. Take care.